हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा और लवक के बारे में देखा था। उसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक होता है अंतः झिल्लिका तंत्र। अंतः झिल्लिका तंत्र। अंतः झिल्लिका तंत्र मतलब एक ऐसा तंत्र है जिसमें कुछ कोशिकांग आपस में जुड़ते हैं, मतलब एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, काफ़ी समीप होते हैं और एक दूसरे पर कार्य के लिए निर्भर होते हैं। मतलब कोई ये समझ लीजिए कि जैसे एक जगह से कोई पदार्थ निकल रहा है और वो दूसरी जगह पे एंटर कर रहा है, दूसरी जगह पे जा रहा है और फिर उसमें किसी तरह का रूपांतरण हो रहा है और फिर वो किसी तीसरी जगह पे जा रहा है। मतलब कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो एक दूसरे से आपस में कार्य के मामले में जुड़े रहते हैं। तो ऐसे 4 कोशिकांग के नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसमें पहला कोशिकांग है, इसमें एक होता है लयनकाय। लयनकाय मतलब जिसको अपन लाइसोसोम कहते हैं। फिर एक होता है रसधानी यानी वैक्यूल। फिर अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका और अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चौथा होता है गोल्जिकाय। तो ये ऐसे कोशिकांग हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं और इनके कार्य आपस में जुड़े रहते हैं, मुख्यतः कार्य जुड़े रहते हैं। ये कोशिकांग तो नहीं। चलिए अब इसमें अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अपन समझते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ रसधानी के बारे में। रसधानी जिसे वैक्यूल भी कहते हैं। अब देखिए वैक्यूल के बारे में, रसधानी के बारे में हम ये तो जानते हैं कि ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं में बड़े रूप में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में भी ये होती है पर उसमें ये काफ़ी छोटी होती है। तो पहला पॉइंट तो अपन यही लिखते हैं, जंतु कोशिका में छोटे आकार की एवं पादप कोशिका में बड़े आकार की होती है। पादप कोशिका में लगभग ये 90% आयतन में फैली होती है। पादप कोशिका में 90% आयतन में फैली होती हैं। अब पादप कोशिका में जब ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल कवर कर रही हैं, काफ़ी सारी जगह फैली हुई हैं, तो कोई भी पदार्थ जो आएगा अगर उसको पादप कोशिका से पार करके जाना होगा तो मुख्यतः ये प्रोबेबिलिटी बनती है, मतलब ये ऐसा होता ही है कि इसको रसधानी को पार करते हुए जाना होता है। अगर रसधानी की संरचना देखें तो ये एक तो एकल झिल्ली बद्ध संरचना है और दूसरी बात इसकी झिल्ली जो होती है उसमें बाहर की तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको अपन कहते हैं टोनोप्लास्ट। मतलब बाहरी जो झिल्ली होती है एक्चुअल में जो एकल झिल्ली है उसको अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह
एकल झिल्लीबद्ध संरचना है। इसकी बाहरी झिल्ली टोनोप्लास्ट, इसकी बाहरी झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। अच्छा, ये टोनोप्लास्ट की एक विशेष बात ये होती है, देखिए हम ये जानते हैं कि जब कोई पदार्थ अपने उच्च सांद्रता पर होता है तो वो अपने कम सांद्रता की तरफ गति करता है, चलता है। पर यहाँ पे राजधानी में थोड़ा सा अलग पॉइंट है। ये जो टोनोप्लास्ट होती है, टोनोप्लास्ट के द्वारा पदार्थों का जो परिवहन होता है वो निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इस पॉइंट को मैं यहां पे लिख देता हूं। टोनोप्लास्ट द्वारा पदार्थों का परिवहन निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। अब क्योंकि ये निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं, मतलब इसको ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, तो इस प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए राजधानी के बारे में, वैक्यूल के बारे में। जंतु कोशिका में छोटे आकार के, अच्छा इनका आकार छोटा होगा तो इनकी संख्या ज़्यादा होगी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर छोटे आकार के हैं तो ये ज़्यादा संख्या में इसमें पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है पर इसकी संख्या कम हो जाती है। दूसरी बात ये, पादप कोशिका में 90% आयतन में राजधानी जो होती है फैली होती है, और ये एकल झिल्लीबद्ध संरचना है। इसकी बाहरी झिल्ली जो होती है, मतलब जो आउटर कवरिंग होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट के द्वारा पदार्थ जो होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। क्योंकि पदार्थ अपने कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए इस प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता होती है। और अंतःझिल्लिका तंत्र है कि कोशिकांग के कार्य आपस में जुड़े होते हैं, और ये 4 कोशिकांग का आपको नाम ध्यान रखना है। नीट 2021 में क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया है कि अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन सा नहीं आता, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं कि ये अंतःझिल्लिका तंत्र बनाते हैं। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में एक विशेष प्रकार की राजधानी होती है जिसे अपन संकुचनशील राजधानी के नाम से भी जानते हैं। अमीबा में संकुचनशील राजधानी पाई जाती है, जो कि ताप नियंत्रण एवं उत्सर्जन का कार्य करती है।
मतलब इसमें दोनों चीजें। देखिए राजधानी का अगर अपन कार्य देखें तो ये तो हम जानते हैं कि ये पदार्थों को इकट्ठा करके रखती है, मतलब पदार्थों का यहाँ पे संचित होना, भोज्य पदार्थों का संचित होना और उत्सर्जन, ये सब राजधानी के कार्य हैं। अमीबा में जो संकुचनशील राजधानी होती है उसको, उसके दो कार्य हैं। जैसे एक तो उत्सर्जन का कार्य तो वो करती है, जो नॉर्मल उसका कार्य है वो, और ताप नियंत्रण का भी कार्य करती है। अच्छा, कुछ पुराने जीव हैं, कुछ आदि जीव हैं जो पहले से बने हुए हैं। ऐसे जीवों में ये जो राजधानी है ये खाद्य राजधानी के नाम से भी अपन जानते हैं, क्योंकि वहां पे वो भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करके रखती है। कुछ जीवों में खाद्य राजधानी भी उपस्थित होती है। तो ये हो गया राजधानी के बारे में। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो टोनोप्लास्ट, इसकी बाहरी जो झिल्ली है उसका नाम है टोनोप्लास्ट, जिसमें सांद्रता के विपरीत, मतलब निम्न से अधिक सांद्रता की तरफ पदार्थों की गति देखी जाती है। तो ये हो गया राजधानी। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं लयन का है, जिसको लाइसोसोम कहा जाता है। लयन काय की खोज सबसे पहले की थी डी ड्यूव ने। इसकी खोज डी ड्यूव के द्वारा की गई थी। इसीलिए इन्हें डी ड्यूव कण भी कहते हैं। इसकी खोज डी ड्यूव के द्वारा की गई थी और इसलिए इसको डी ड्यूव कण के नाम से भी जानते हैं। ये जो होते हैं ये एकल झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती हैं। मतलब इनमें एक झिल्ली पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यतः ये पाचन के कार्य से जुड़े होते हैं। मतलब इनका कार्य जो होता है पाचन का होता है। एक्चुअली देखिए इनमें ना कई सारे एंजाइम होते हैं, पाचन एंजाइम होते हैं जो कि अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। पीएच लगभग 5 के आसपास ये उस पीएच पर सक्रिय होते हैं और जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड और प्रोटीन के पाचन के लिए जरूरी होते हैं। इसमें उपस्थित जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं जो कि अम्लीय पीएच और ये लगभग 5 के आसपास होता है, सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, जल अपघटकीय एंजाइम है जो कि अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। अब
ये जो एंजाइम होते हैं इसमें से कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एवं लिपिड यानी वसीय पदार्थ, ये इन सब के पाचन से जुड़े होते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे कोई कोशिका है, जैसे ये कोई कोशिका है और इसमें ये लयनकाय है, ठीक है। अब लयनकाय के अंदर कई सारे एंजाइम है जो पाचन करते हैं, चीज़ों को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश, किसी भी रीज़न से या किसी बीमारी में ये लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है, अगर मान लीजिए ये फट जाती है, तो फटने के बाद, झिल्ली फटने के बाद अंदर जो उपस्थित एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम बाहर आना चालू कर देंगे। और जब ये एंजाइम बाहर आएंगे, क्योंकि ये इनका कार्य पाचन से जुड़ा हुआ है, तो इसके नज़दीक जो भी कोशिकांग आएगा उसे ये पचाने की, उसे ये खाने की कोशिश करते हैं। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास आया, उन्होंने उसको खा गया, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका इसके पास आई, उसने खा गया। अब जैसे जैसे ये कोशिकांग धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे तो क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोशिका जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो उस दर से उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी जैसे पहले मिल रही थी, क्योंकि उसके माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते 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 कोशिका के मुख्य जो कार्य होते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर की संरचनाएं नष्ट होने लगती हैं। तो इसलिए लयनकाय को आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। आत्मघाती थैलियां मतलब अगर ये किसी कारणवश फट गए, क्योंकि है तो ये कोशिका का ही भाग है, पर अगर किसी कारण ये फट गए, इनकी झिल्ली फट गई, तो अंदर से एंजाइम निकलते हैं जो कि चीज़ों को खाने लगते हैं और ख़त्म करने लगते हैं। तो कुल मिला के आखिरी में होगा क्या, कुल मिला के आखिरी में कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। तो इनके फटने से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख देता हूं, लयनकाय को आत्मघाती थैलियां कहते हैं। लयनकाय को आत्मघाती थैलियां कहते हैं क्योंकि अगर लयनकाय की झिल्ली फटती है तो पाचन करने वाले मतलब जल अपघटकीय एंजाइम कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। लयनकाय को आत्मघाती थैलियां कहते हैं। अगर लयनकाय की झिल्ली फटती है तो पाचन करने वाले एंजाइम कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, जिससे अन्य कोशिकांग
की मृत्यु होने लगती है। और अगर अन्य कोशिकाओं की मृत्यु होगी तो ये धीरे धीरे पूरी कोशिका ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अमीबा में संकुचनशील राजधानियां होती हैं, मतलब एक्चुअली इनको अपन इंग्लिश में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, इनके कार्य के कारण कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये ताप नियंत्रण और उत्सर्जन ये दोनों का कार्य करती हैं। कुछ जीवों में खाद्य राजधानी भी पाई जाती है और ये इनमें भोज्य पदार्थ पाया जाता है, इकट्ठा होता है इसमें। फिर लयनकाय की खोज डी ड्यूब के द्वारा की गई थी और ये एक झिल्लीबद्ध संरचना होती है। यह पाचन के कार्य से जुड़ी होती है। इसमें उपस्थित जल अपघटकीय एंजाइम, ये जल अपघटकीय एंजाइम जो हैं ये मेन मुख्यतः पाचन का कार्य करते हैं और ये सक्रिय होते हैं अम्लीय पीएच पर, जो कि अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। ये जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और लिपिड के पाचन का कार्य करते हैं और भी कई सारी चीज़ों का पाचन करते हैं ये। लयनकाय को आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसकी झिल्ली किसी कारणवश फट जाती है तो अंदर उपस्थित जल अपघटकीय एंजाइम बाहर निकलते हैं और जो नज़दीकी कोशिकांग होता है वो उसको खाते जाते हैं, जिससे उन कोशिकांग की मृत्यु होने के कारण उनसे जुड़े कार्य प्रभावित होते हैं और आखिरी में कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लयनकाय को आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। नेक्स्ट अगला कोशिकांग पढ़ते हैं, अंतर्द्रवी जालिका। जिसको अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे जब हम कोशिकांग को देखते हैं, किसी कोशिकांग या पहले अपन बात करते हैं कोशिका की। जैसे हमने एक कोशिका के बारे में देखा कि इसमें बीच में केंद्रक होता है। अब इस केंद्रक से जो इसकी बाहर वाली झिल्ली होती है, केंद्रक की बाहर वाली जो झिल्ली होती है, उससे एक दूसरी संरचना यानी एक दूसरा कोशिकांग जुड़ा रहता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसा इस तरह का दिखता है। ये कहलाता है अंतर्द्रवी जालिका। और ये कोशिकांग मतलब केंद्रक से बाहरी झिल्ली तक, मतलब कोशिका की जो झिल्ली होती है वहां तक ये जुड़ा रहता है। अब ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, मतलब केंद्रक में जो पदार्थ बनेंगे उन पदार्थों के आवागमन के लिए, परिवहन के लिए कहीं ना कहीं अंतर्द्रवी जालिका जुड़ी होगी। तो इसके बारे में अपन कुछ पॉइंट सीखते हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं और यह केंद्रक से जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, वहां तक ये जुड़े होते हैं। यह केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जुड़े होते हैं। कोशिका झिल्ली तक ये जुड़े रहते हैं केंद्रक झिल्ली से। अब देखिए, ये एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहली बात तो ये ना चपटी संरचनाएं होती हैं। चपटी संरचनाएं होती हैं, नलिका जैसी होती हैं। इनके कुछ घटक भी होते हैं, पर बहुत ज़्यादा अपन डीप में नहीं जाते हैं। पर हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि यह चपटी संरचनाएं हैं।
यह चपटी संरचनाएं हैं जिन्हें झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। जिन्हें झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये एक अंतःप्रद्रवी जालिका और ये दूसरी, तो यहां पे छोटे छोटे कण जैसे दिखते हैं, और ये एक्चुअली होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं वो कहलाती है खुरदुरी ईआर मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जिसमें राइबोसोम नहीं होते वो कहलाती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की अंतःद्रवी जालिका होती है। इसमें एक आती है खुरदरी, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, सॉरी ये खुरदुरी है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अच्छा, अब देखिए, जैसे राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, तो राइबोसोम का जैसे कार्य अपन को पता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, तो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका जो होती है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। दूसरी है चिकनी अंतःद्रवी जालिका। और इसमें राइबोसोम नहीं होते। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, और क्योंकि राइबोसोम नहीं पाए जाते तो प्रोटीन का संश्लेषण से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि ये लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉयल का निर्माण करती है। चलिए इसको एक बार समझते हैं पूरा। नेक्स्ट, अगला कोशिकांग अपने पढ़ा अंतःद्रवी जालिका,
और ये यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं और केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जुड़े होते हैं। अब यह चपटी संरचना है और इनको झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि इनके घटक होते हैं कुछ, और ये घटक आपस में सब जुड़े होते हैं और झिल्लियों द्वारा मतलब झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती है, इसलिए इन्हें झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं। इसमें दो प्रकार की संरचनाएं हमको दिख रही हैं। एक तो बिल्कुल चिकनी है, मतलब जिसमें कोई भी कण उपस्थित नहीं है, इसको अपन कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और दूसरा जो है यह है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। राइबोसोम की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ये होता है। तो ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है और क्योंकि राइबोसोम इसमें पाया जाता है तो ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। दूसरा है ये इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और इसका कार्य जो होता है ये लिपिड और स्टेरॉल निर्माण का कार्य करते हैं। तो दोनों के कार्य अलग अलग हैं। इसमें मुख्यतः ज़्यादातर रोल जो होता है वो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका का देखा गया है। कुछ अगले पॉइंट इसमें और अब देखिए, जैसे ये अंतर्द्रव्य जालिका है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे राइबोसोम कण इस पे जुड़े हुए हैं। अब ये जो कण होते हैं ये अपने आप तो जुड़े नहीं होंगे, ये एक प्रोटीन के द्वारा इस झिल्ली से जुड़े रहते हैं और उस प्रोटीन का नाम है राइबोफ्लोरिन। इसको मैं शॉर्ट में ER लिख रहा हूं। ER मतलब ये E और ये R। तो ER में उपस्थित राइबोसोम, ER में उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन राइबोफ्लोरिन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन का नाम राइबोफ्लोरिन के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। अब देखिए एक और चीज कि जैसे कभी अपन अपकेंद्रीकरण करते हैं और हमने किसी कोशिकांग को जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने अपकेंद्रीकरण हमने उसका किया। अपकेंद्रीकरण मतलब एक छोटे से कंटेनर में अपन ने कोशिकांग डाला, उसको बहुत तेजी से घुमाया, तो आखिरी में जो कण बच जाते हैं उनको अपन कहते हैं माइक्रोसोम। मतलब माइक्रोसोम ऐसे कण हैं जो अंतःप्रद्रव्य जालिका के आखिरी में अवशेष एक प्रकार से कहलाते हैं। तो इसके अपकेंद्रीकरण के दौरान माइक्रोसोम कण शेष रह जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, अब जैसे अपन को ये पता है कि जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसमें राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए, और हमें ये भी पता है कि ये जो है ये कोशिकांग जो है ये अंतःझिल्लिका तंत्र का एक भाग है। तो इसका एक सिरा जो होता है वो गोल्जी काय से जुड़ा रहता है। गोल्जी काय में दो सिरे होते हैं, एक तो होता है निर्माणकारी सिरा, मतलब जो निर्माण करता है चीज़ों का, जो बदलाव करता है, और दूसरा होता है परिपक्व सिरा, जहाँ से चीज़ें बन के परिपक्व होकर बाहर निकलती हैं। तो इसमें जो प्रोटीन बनते हैं, ये प्रोटीन जो राइबोसोम के द्वारा बनते हैं, ये निर्माणकारी सिरे में प्रवेश करते हैं गोल्जी काय के, और उनमें फिर कुछ रूपांतरण होता है और फिर वो गोल्जी काय के परिपक्व सिरे से बाहर निकलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसमें बनने वाले प्रोटीन गोल्जी काय के
निर्माणकारी सिरे से प्रवेश कर उसके परिपक्व सिरे से बाहर निकलते हैं। बनने वाले प्रोटीन गोल्जी काय के निर्माणकारी सिरे से प्रवेश कर उसके परिपक्व सिरे से बाहर निकलते हैं। अब अगर इन दोनों में अपन अंतर देखें, खुरदरे और चिकने वाले में, तो सबसे पहला अंतर तो राइबोसोम का ही हो गया। तो राइबोसोम जो होते हैं इसमें, ये वाले खुरदरे में पाए जाते हैं, उसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात कि दोनों में अगर बात करेंगे सक्रिय कौन सा ज़्यादा होता है, तो सक्रिय के मामले में जो खुरदरा ER होता है, खुरदरी अंतःप्रदेशित जालिका होती है, वो ज़्यादा सक्रिय होती है एज कंपेयर टू चिकने वाले की। खुरदरी ER अधिक सक्रिय होती है। अब एक बात और, एक आखिरी पॉइंट और इसमें देखिए, ये जो राइबोसोम होते हैं, हमको ये पता है कि राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S और एक होता है 80S। ठीक है, 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में होते हैं, 80S जो होते हैं वो यूकैरियोट में होते हैं। पर दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके पास 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और वो होता है सूत्रकणिका और हरित लवक। ये अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो राइबोसोम पाए जाते हैं, ये ऊपर जो राइबोसोम जुड़े हुए हैं, ये 80S प्रकार के राइबोसोम हैं। तो खुरदरी ER में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है अंतर्द्रवी जालिका। तो आज अपन ने राजधानी, अंतर्द्रवी जालिका, अंतःझिल्लिका तंत्र और लयन काय के बारे में अध्ययन किया, और इसके आगे अपन आने वाले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।